तो हाय एवरीवन एंड वेलकम आज के वेबिनार के लिए। पहले अगर कोई अनम्यूट पे अनम्यूट पे है तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेना। जो मुझे अभी भी किसी का आई थिंक बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, तो अगर आप अपने आप को म्यूट पे रख सकते हो तो इजी हो जाएगा सबके लिए। अभी भी आ रहा है किसी का तो आवाज। हेलो, या यस। सो कल फेड का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया। आई होप सबने कल फेड का पूरा इवेंट देखा होगा, क्योंकि जनरली फेड की इवेंट जब भी होती है तो मार्केट में वॉलीटिलिटी भी बढ़ जाती है एंड एक्शन भी बहुत होता है। कल का इवेंट काफी हद तक एक नॉन इवेंट बन के रह गया अभी इन टर्म्स ऑफ एक्शन, बट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या हुआ कल एंड उसका इम्पोर्टेंस आगे जाके क्या होगा, आज हम वो समझेंगे। एंड उसके साथ ही साथ हम एमएससीडी के बारे में भी थोड़ा समझेंगे कि एमएससीडी ये कौन सा इंडिकेटर है और हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने और प्रॉफिट्स कमाने। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि मार्केट की पोजीशनिंग क्या थी कल बिफोर द फेड हाइक। तो पहले था कि लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि पॉज आएगा करंट हाइक के बाद। कल वापस फेड ने 25 बिप्स हाइक किया है एंड उसके बाद पॉज करने का भी बात किया। तो पहला सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि उन्होंने पॉज की बात की है एंड जैसे ही उन्होंने पॉज की बात की, एक मार्केट में क्लियरली एक बुलिश या डविश सेंटिमेंट आ गया था कि अब एटलीस्ट जाके जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स बढ़ते जा रहे थे एंड लास्ट एक साल से लगातार आप देखोगे 0.25% से जो शुरू हुआ था सीधा 5.25% तक आके खत्म हुआ है। तो ऑलमोस्ट 500 बेसिस पॉइंट्स की इंटरेस्ट बढ़ी है यूएस में एंड अब जाके उन्होंने हाइक करना बंद कर दिया है। मोस्टली जून में हाइक नहीं होगा। ये भी बोला है कि अभी से हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे एंड अगर जरूरत पड़े तो ही करेंगे एंड मोस्टली वो होने नहीं वाला। ठीक है, अगर कल एक्सपेक्टेशन था अगर रेट हाइक के बाद एक और रेट हाइक आएगा तो मार्केट काफी गिरेगी एंड पोजीशनिंग मार्केट की बहुत सिंपल थी कि हम सब बुलिश थे। अगर आप देखोगे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है एंड इनकी पोजीशनिंग हम समझेंगे। आई थिंक किसी का तो अभी भी म्यूट पे नहीं है, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है लाइन में। तो हेलो, हाँ क्लियर हुआ। यस, ये वापस आया है। किसी का तो ऑडियो अभी भी ऑन है, ऑन है। અશોકભાઈ તમારો માઇક બંધ કરી દેજો અશોકભાઈ. અશોકભાઈ વિસનગર વાઘેલા સાહેબ. થેન્ક યુ. ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो बिफोर गोइंग इनटू द सेशन हमें क्लियरली पता था कि इक्विटीज बहुत बुलिश रन थे। अगर आप देखोगे मार्च में जब यूएस में बैंकिंग क्राइसिस आया उसके बाद अप्रैल का पूरा महीना मार्केट पॉजिटिव था, बुलिश था और इक्विटीज गोल्ड और सिल्वर तीनों ऊपर थे। बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर थे इस उम्मीद में कि और रेट हाइक्स आएंगे, जो नहीं हुआ इसलिए वो गिर गए। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज देखो, क्रिप्टो करेंसीज भी बिटकॉइन 30,000 के आसपास था, इथेरियम $2,000 के आसपास आ रहा था, काफी बुलिश वहां पे भी था। ऑयल वन साइड डाउनवे चल रहा है। मेरे को जितने लोग पूछते हैं मैं बताता हूँ ऑयल में पॉजिटिव मूवमेंट बहुत कम है एंड अगर आप शॉर्ट करोगे तो उसमें ही आपका फायदा है, क्योंकि ऑयल का चार्ट क्लियरली बता रहा है कि डाउन ट्रेंड अभी भी है एंड वो काफी टाइम तक रहने वाला है। कभी कभी शॉक्स आ सकते हैं, जैसे एक महीने पहले ओपेक ने आके एक संडे को आके बताया था कि हम अच्छा खासा रेट कट करेंगे, पर उसके बाद अगर आप देखो वो दिन 8-10 टके का मूवमेंट आया था अपसाइड पे, पर उसके बाद ऑयल लगातार नीचे ही जा रहा है। डॉलर काफी वीक हो चुका है, ऑलमोस्ट 101 के लेवल पे आ चुका है एंड अब ऑलमोस्ट एक कंसेंसस ट्रेड बन चुका है कि डॉलर वीक का ही ट्रेड होगा
एंड डॉलर और नीचे जाएगा। लोग 98 97 लेवल्स भी बात कर रहे हैं ईयर एंड के लिए, पर हम देखते हैं जब तक मेरे हिसाब से 101 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक डॉलर एक बार रिवर्सल देख सकता है। तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। बाकी सारे करेंसीज अगर आप देखोगे, जेपीवाई काफी वीक चल रहा है लास्ट एक महीने से, एंड रीजन सिंपल ये रहा है कि जापान, बैंक ऑफ जापान ने इस बार भी आके रेट नहीं बढ़ाए हैं। अगर आप जानोगे तो आज जापान में रेट -0.1% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है और इन्फ्लेशन 3.5% का चल रहा है। जो एज सच अगर आप देखोगे कोई भी कंट्री में ऐसा मैट्रिक्स नहीं है, एंड अगर ऐसा मैट्रिक्स है तो लोगों को पता है कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होने का चांसेस ज्यादा है, and इसलिए जेपीवाई वीक हो रहा है। मेरे हिसाब से जेपीवाई और वीक होगा, एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे इनके सारे जेपीवाई के पेयर्स तो सब बुलिश ही प्रिंट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जेपीवाई वीकनिंग और हो सकती है, तो उस हिसाब से ट्रेड्स लेना। यूरो और जीबीपी काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है लास्ट एक महीने से, एंड यूरो जीबीपी अगर आप देखोगे दोनों करेंसीज में, दोनों इकोनॉमीज में चीजें उतनी खराब नहीं है जितनी लोग बोल रहे हैं यूएस में हो रही है, इसलिए उन दोनों करेंसीज को काफी स्ट्रेंथ है। पर आज अगर आप यूरो ट्रेड कर रहे हो, अभी 1.5 घंटे बाद यूरो का भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा, तो प्लीज ध्यान से देखना और अपने यूरो के ट्रेड ध्यान से लेना आज, क्योंकि ये दोनों यूरो और जीबीपी अपने रेजिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, तो एक बार के लिए संभाल के ट्रेड लेना। और जो सबसे वीकेस्ट करेंसी चल रहा है अभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। रीजन ये है कि बीच में रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने रेट हाइक्स पॉज कर दिए थे, ये सोच के कि इन्फ्लेशन पीक हो चुका है, और फिर लास्ट टाइम जब उनका रेट का डिसीजन था 2 दिन पहले, उन्होंने तब आके वापस रेट हाइक किया है। और इसके चलते इतना समझ गया है कि वो भी कंफ्यूज है कि किस तरीके से डिसीजन लिए जाए, इसीलिए ऑड में भी बहुत वीकनेस था। 1-2 दिन आपको एक अच्छी रैली मिली अपसाइड पे, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से वीकनेस कंटिन्यू होगी। सेम विद न्यूजीलैंड डॉलर भी वीक रहा है, एंड ओवरऑल कल अगर आप देखोगे डॉलर के वीकनेस के बावजूद एओडी और एनजेडी अपने लेवल्स नहीं तोड़ पाए अपसाइड के, तो वो थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट है मेरे हिसाब से। कैड भी कंटिन्यू कर रहे हैं वीक करने रहने के लिए। ओवरऑल कनाडा ने भी पॉज किया, बैंक ऑफ कनाडा ने पॉज किया लास्ट टाइम, एंड इन्फ्लेशन डेटा भी काफी डिसेंट आ रहा है अभी, मतलब अबाव एक्सपेक्टेशन, तो ओवरऑल एक नेगेटिविटी कैड में भी है। ठीक है, तो ये सारे मेन अपने जो सिंबल्स है, हम एक बार चार्ट्स पे भी देख के आपको एक आइडिया दे दूंगा कि कैसी चार्ट्स अभी क्या स्टोरी बता रही है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं डॉलर, जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला आपका चार्ट है। अगर आप देखोगे तो सॉरी, अगर आप देखोगे क्लियरली ये 101 और 100.8 का लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। ये बार वहां पे हम वापस आ गए हैं। एंड अगर आप एक 30 मिनट चार्ट देखोगे तो ये लाइन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, पर हर सॉरी हर अटेम्प्ट फेल हुआ है अभी तक। तो अगर आप डॉलर में ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा संभाल के ट्रेड करना, क्योंकि आपको, अगर आप रिवर्सल के लिए देख रहे हो तो रिवर्सल ट्रेड विद स्टॉप लॉस मानना मेक सेंस। अगर आप अगर ये सोच रहे हो कि बेरिश है, तो आपको एक बात याद रखना है कि कल आपका बड़ा डेटा पॉइंट आ रहा है, एंड कल नॉन फार्म पेरोल डेटा है। तो कल शाम को जब 6 बजे इंडियन टाइम पे डेटा आएगा, तो बहुत केयरफुली ट्रेड करना, क्योंकि जब एनएफपी आता है तब वन साइडेड मूवमेंट मिलता है आइदर साइड। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारे पास ये महीने 3 इवेंट थे। एक था हमारा फेड का मीटिंग, एक कल अपना एनएफपी है, और फिर वेनेसडे को सीपीआई है। जनरली मेरे हिसाब से सीपीआई पे इम्पैक्ट कम रहेगा, पर एनएफपी पे इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर एफओएमसी के मीटिंग पे अगर मार्केट नहीं हिला है तो आई एम श्योर कि एनएफपी के टाइम में बड़ा मूव आ सकता है। फेब्रुवरी में एनएफपी ने बहुत बड़ा वन साइड मूव दिया था, तो मेरे हिसाब से अगर डॉलर स्ट्रेंथन हुआ तो कल डॉलर 102 102.5 का भी रेट दिखा सकता है। अगर वीकेंड हुआ तो 100 का रेट भी दिखा सकता है। तो दोनों तरफ रेडी रहना। अगर आपको रिस्की ट्रेड्स नहीं लेना है, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, तो कल का दिन अगर आपको चाहिए आप स्किप कर लेना, आप ट्रेड्स मत लेना, क्योंकि बहुत ही बड़ा मूवमेंट आइदर साइड होने का चांस। ठीक है, क्योंकि इतना सारा पोजीशंस गया है मार्केट में, तो कुछ ना कुछ होने का एक बड़ा मूव का चांस रहता है, तो हमेशा उस टाइम पे थोड़ा संभाल के ट्रेड करना। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि करेंसी जो हम देखते हैं, तो अब यूरो यूएसडी देखेंगे। तो यूरो यूएसडी अगर आप देखोगे कल भी वापस वो लेवल पार करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखो ये जगह पे काफी सप्लाई आ रहा है,
ये 1.11 वाला लेवल है। जिस दिन ये 1.11 वाला लेवल पार करता है तो आपको एक और बड़ा मूव दिख सकता है यूरो में, पर तब तक मेरे हिसाब से कोई बुलिश पोजीशंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक डबल टॉप से ट्रिपल टॉप के आसपास का पैटर्न बन रहा है। तो थोड़ा संभाल के रहना। अगर आप देखोगे जीबीपी में भी सिमिलर मूवमेंट आया है। अगर आप देखोगे 1.255 का जो लेवल्स है, ये लेवल्स में बहुत सेलिंग आ रहा है एंड दिख रहा है। 1.26 के ऊपर बुलिश हूं मैं, पर 1.26 के को पार करना उतना आसान नहीं होने वाला है। तो थोड़ा संभाल के रहना। अगर आप बुलिश ट्रेड लेना चाहते हो 1.26 के ऊपर ही लेना, एंड अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं 1.235 वाले लेवल्स के रुकना, उसके नीचे अच्छा खासा गिर सकता है जीबीपी यूएसडी। एनजेडी यूएसडी की तरफ चलते हैं तो एनजेडी यूएसडी में आप देख सकते हो कि ये 0.625 वाला लेवल बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस रहा है। अभी तीसरी बार कोशिश में है ये लेवल तोड़ने के लिए। एंड अगर आप देखोगे तो इसके बाद अपसाइड सीधा 0.63 है। अगर ये लेवल टूटता है तो 0.63 ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा यहाँ से। पर कल डॉलर के वीकनेस के बावजूद अगर आप देखोगे तो एनजेडी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो मेरे लिए वो जरा सा नेगेटिव है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 0.63 वाला लेवल कल ही आ जाना चाहिए था, पर वो हुआ नहीं है। अगर आप देखोगे ऑड में भी सिमिलर सा ये है। ऑड में अगर आप देखोगे ये कल 67.20 का लेवल जो था, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, पर वो कल टेस्ट भी नहीं कर पाया। मेरे हिसाब से अगर डॉलर में थोड़ी भी स्ट्रेंथ आती है तो ये दोनों काफी हद तक नीचे आ सकते हैं, ठीक है। यूएसडी सीएचएफ ने कल अच्छा सपोर्ट लिया नीचे 0.882 के आसपास, और एक अच्छी रैली आपको दिखी यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.88 तक, 888 तक, एंड अब थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिख रही है। तो राइट नाउ दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, मार्केट में ऑलमोस्ट एवरीबडी थोड़े कंफ्यूज्ड है कि मार्केट की मूवमेंट किस तरफ होगी। अगर ऐसे टाइम में मेरे हिसाब से बेस्ट ये है, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो स्कैल्पिंग करो। अगर आपको लगता है 5 पॉइंट 10 पॉइंट मिल रहा है, आप वो ले लो। आप कोई भी मूव ज्यादा ओवरनाइट के हिसाब से मत सोचना। कोई भी मूव ये मत सोचना कि आज अगर ये चला है ट्रेड कल वो ही चलेगा, तो वो थोड़ा संभाल के ट्रेड लेना, क्योंकि मार्केट हर दिन न्यूज के हिसाब से चेंज हो रही है। अगर आप कल का भी मार्केट देखोगे, मैं आपको एक सिंपल झलक दे देता हूँ इसमें। कल ये डॉलर इंडेक्स कल यहाँ ये लेवल पे आई थिंक किसी का वापस अनम्यूट हो चुका है, तो प्लीज अपना ये म्यूट पे रखना, क्योंकि हाँ, ओके। तो कल अगर आप देखोगे, कल डॉलर यहाँ पे बंद हुआ था, ठीक है। ये 102.37 लेवल, अगर हम जब हम सोने गए थे तब ये लेवल था। फिर रात को यूएस मार्केट बंद होने के बाद एक दो बैंक्स यूएस में जो रीजनल बैंक्स है, उन्होंने वापस एक बैंक्रप्सी के लिए के सिमिलर लेवल पे फाइलिंग शुरू की है। एंड अगर जब ऐसे कुछ होता है तो देखो डॉलर सुबह उठते उठते 101 वापस आ गया। तो ऐसे मार्केट्स में हम जी रहे हैं अभी कि हर एक घंटे में न्यूज बदल सकता है, स्टोरी बदल सकती है। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देना। स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना, बिना स्टॉप लॉस तो ट्रेड नहीं कर सकते ऐसे मार्केट में। एंड अगर आपको 10 15 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक कर लेना। बड़े प्रॉफिट्स के लिए मत रुको, बिकॉज मार्केट कंफ्यूज है। एंड जब तक मार्केट अपना मन नहीं बना लेता इधर साइड, ये कंफ्यूजन चलता रहेगा, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं अभी सीधा यूएसडी कैड की तरफ। अगर आप देखोगे यूएसडी कैड, ये कल कुछ भी नहीं किया है। कल इसने ये 1.36 पे ही खड़ा है। ये 1.364 एक बार पार हो जाए तब जाके ये कुछ अपसाइड पे दे पाएगा। एंड 1.355 बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। रेंज बाउंड चल रहा है अभी तक, तो ब्रेकआउट आइदर साइड क्लियरली अभी नहीं दिख रहा है हमें। अगर आप देखोगे यूएसडी जेपीवाई, तो आप देखो एकदम क्लियर सा चार्ट है। अगर आप ट्रेड करोगे, अच्छी सपोर्ट पे आ चुका है अभी 134 के आसपास। एंड 137.5 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये बाइंग जोन है आपका, ये सेलिंग जोन है। एंड अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 140 के लेवल मेरे हिसाब से बहुत जल्द आ सकती है। ओवरऑल मेरा व्यू यूएसडी जेपीवाई में पॉजिटिव है, तो मेरे हिसाब से 140 का लेवल आने ही वाला है। कितना टाइम लगेगा नहीं पता, बट वो ओवरऑल डायरेक्शनली 140 दिख रहा है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इंडाइसेस, अगर आप डाउ जोन्स देखोगे, डाउ जोन्स क्लियरली 34,000, यूएस 30 भी कहते हैं, 34,000 का लेवल बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन आ रहा है, 34 टू 34,500। एंड मेरे हिसाब से अगर यहाँ सेलिंग बढ़ जाएगी, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये ट्रायंगल नीचे की तरफ टूटा तो मेरे हिसाब से 32,000 के लेवल्स जल्दी से दिख सकते हैं।
अगर यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस वर्सन होता है तो ये 32,000 मेरे हिसाब से जल्दी आ जाएंगे। यूएस 100 जो नैस्डैक है, ये आप देखो एक राइजिंग वेज में चल रहा है। जैसे ही ये वेज टूटता है, आपको नीचे के साइड पे अच्छा खासा 12,500 से 12,500 और 12,000 के बीच का रेट दिख सकता है। पर यूएस 100 ट्रेड करने के पहले आज बता दूं, आज रात को एप्पल का भी रिजल्ट है एंड एप्पल सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है नैस्डैक एंड यूएस 100 को। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसके रिजल्ट को ध्यान में रखना, क्योंकि एप्पल का रिजल्ट 5 से 6% डायरेक्टली आइदर साइड लेके जाएगा मार्केट को, इन एप्पल का स्टॉक को। एंड नैस्डैक 1 to 2% का मिनिमम मूवमेंट देगा, तो वो आप समझ कर ट्रेड लेना नैस्डैक में यूएस। ठीक है, अब चलते हैं सबके फेवरेट गोल्ड की तरफ। ठीक है, तो गोल्ड ने कल एक बड़ा खतरनाक ये कैंडल बनाया है 2080 के आसपास। अगर आप देखोगे कल एक विक यहाँ बना था और उधर से नीचे आ चुका है, पर ओवरऑल गोल्ड पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। मोमेंटम गोल्ड का पॉजिटिव की तरफ है। देखो गोल्ड के जो, देखो 3 चीज से हम गोल्ड ट्रेड करते हैं। एक होता है आपका डॉलर इंडेक्स वीक है, अगर डॉलर इंडेक्स वीक और हो जाए तो गोल्ड पॉजिटिव है। बॉन्ड यील्ड्स है, जो बॉन्ड यील्ड्स अभी नीचे की तरफ ही है, ऊपर जाने के चांसेस कम हो गए, क्योंकि अभी आपका रेट हाइक खत्म हो रहा है। तो जैसे ही रेट हाइक खत्म होता है, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाना बंद हो जाता है। तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है गोल्ड के प्राइस को ऊपर जाने के लिए। तीसरा, जितने बैंक क्राइसिस यूएस में हो रहा है, उतना डर भी बढ़ रहा है, और जब भी फियर आता है मार्केट में, तो गोल्ड एक अच्छा सेफ हैवन बन जाता है। तो अनलेस, मेरा सिंपल कैलकुलेशन ये है, अगर डॉलर स्ट्रांग नहीं होता है तो गोल्ड ऊपर जाएगा, अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड नीचे आ सकता है। तो जो भी लोग ट्रेड करते थे पहले से सिर्फ डॉलर देख के, अभी वो स्ट्रैटेजी चल सकती है, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं कंट्रोल है। ठीक है, पर उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है 2050 और 2070 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए आपको। अगर वो ब्रेकआउट आपको मिल जाता है तो आप 2100 और 2120 के लेवल्स भी देख सकते हो। नीचे की तरफ आपका सपोर्ट 2035 है, 2010 है और $2000 है, और 1980 भी एक सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट्स को लेके चलो, ओवरऑल मेरा व्यू बुलिश है गोल्ड पे। जब तक 1910 के नीचे नहीं आ जाता, मेरे हिसाब से गोल्ड अच्छा बुल रन पे है एंड ऊपर चलता रहेगा। सिल्वर, आप अगर आप देखोगे सेम चीज सिल्वर में है। ये एक अच्छा सपोर्ट है 2450 का। जब तक 2450 है, मेरे हिसाब से सिल्वर 26 की तरफ जा रहा है। तो 2450 अगर नहीं टूटता है, तो आप समझो सिल्वर भी बुलिश मोमेंटम में है। ऑयल, जैसे मैंने आपको बोला, वीकनेस कंटिन्यू हो रही है। यहाँ थोड़ा सा सपोर्ट मिला है 70-72 के आसपास। मेरे हिसाब से थोड़ा एक और अप मूव इधर 76-77 तक आ सकता है, फिर मेरे हिसाब से डाउन मूव कंटिन्यू होगा। एंड अगर ऑयल जैसा कमोडिटी 5-6% गिर रहा है एंड सामने मार्केट्स नहीं गिरे, तो समझ लेना कि ऑयल मार्केट में भी डर आ चुका है। लास्ट हमेशा फियर स्टॉक मार्केट्स में आता है। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, सबसे वर्स्ट इंडिकेटर ऑफ मार्केट्स आर स्टॉक मार्केट्स, बिकॉज स्टॉक मार्केट सबसे लास्ट रिएक्ट करते हैं। बॉन्ड मार्केट पहले रिएक्ट करता है, करेंसी मार्केट रिएक्ट करता है, कमोडिटी मार्केट रिएक्ट करता है, फिर स्टॉक। इसलिए अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली स्टॉक्स में हमें क्रैशेस मिलते हैं 10-15% के। वो क्यों होता है? क्योंकि स्टॉक मार्केट सबसे लास्ट रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक्स और इंडाइसेस में टफ टाइम्स में थोड़ा संभाल के ट्रेड करना, क्योंकि कभी भी डाउन साइड आ सकता है। ठीक है, अगर इसको छोड़ के आपको और कोई करेंसी में कोई व्यू चाहिए तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको चैट पे आप बता दूंगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी करेंसी के रिलेटेड, कोई करेंसी पेयर या कोई स्टॉक या कोई भी चीज आप पूछ सकते हो। मैं 1 मिनट देता हूँ, उसके बाद हम वापस टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर आप देखो कल 25 बिप्स का हाइक था, ये लेवल्स है। अगर आपको एक फोटो लेना है, आप ले सकते हो, ये लेवल्स है सारे इंस्ट्रूमेंट्स के। तो अगर आपको एक फोटो लेना है, ले सकते हो। ये रेंज में सारे ट्रेड कर रहे हैं।
एंड इस हिसाब से अगर आपको अपने ट्रेड्स लेने हैं तो आप ले सकते हो। तो एक थोड़ा जल्दी से एक फोटो ले सकते हो, फिर हम आगे। तो ये था कल का प्रोबेबिलिटी 93% था 5 to 5.25 का, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। और अगर आप देखोगे उसके हिसाब से आपका रिएक्शन भी आपको ऐसा ही मिला। 25 एंड पॉज जो पहला सिनारियो था, डॉलर नीचे आया, इक्विटीज ऊपर आया, गोल्ड सिल्वर ऊपर आया, क्रिप्टो और मेटल्स ऊपर आए। ठीक है। फिर अगर आप देखोगे कीवर्ड्स, ये कल के कीवर्ड्स थे जो देखने के लिए देखना चाहिए था, और कल हमने ये सब देखा। तो मैं आपको एक क्विक समरी देता हूँ जेरोम पॉल ने कल क्या बोला। उसने बैंकिंग क्राइसिस के बारे में ये बोला कि बैंक्स, रीजनल बैंक्स की जरूरत है, पर अगर ऐसी कोई जरूरत है कि जहाँ पे टेक ओवर हो रहा है, तो बोलता है और कोई ऑप्शन नहीं है, इससे हमें ओके होना चाहिए। तो ओवरऑल बैंकिंग यूएस में कंसोलिडेट हो रही है, एंड ये कंसोलिडेट होके उनके बैंकिंग सेक्टर के लिए तो अच्छा है, पर जितने बैंक गिरेंगे उतना इकोनॉमी के लिए गंदा, और उतना ही शेयर होल्डर्स के लिए गंदा। तो वो आपको समझना जरूरी है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक एफआरसी जो थी, वो अभी लास्ट वीक जेपी मॉर्गन ने टेक ओवर किया। उस पर भी क्वेश्चन आया, जो मेरे हिसाब से उसने अच्छे से डील किए। रिसेशन पे उसने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली है कि रिसेशन यूएस में आएगी, पर कब आएगी नहीं पता। उसको लगता है शायद अवॉइड भी कर सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। उसके जो बाकी मेंबर्स है फेड के, उन्होंने बोला है कि Q3 तक एक आ सकता है रिसेशन, जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर है। और वो बोलता है देयर इज अ चांस हम अवॉइड भी कर सकते हैं। पॉज का उसने क्लियरली बोल दिया कि रेट हाइक पॉज करने वाले अगले महीने से, जो एक पॉजिटिव है। टर्मिनल रेट पे उसने कुछ बात नहीं की। इन्फ्लेशन उसको अभी भी लगता है कि गिरेगा, उतना फास्ट नहीं गिरेगा बट गिरेगा फॉर श्योर, एंड वो एक पॉजिटिव है उनके इकोनॉमी के लिए। जीडीपी ग्रोथ स्ट्रांग नहीं है नेक्स्ट ईयर के लिए, एंड वो आई थिंक वो लोग वापस रिवाइज कर सकते हैं। वेज ग्रोथ एंड वेज ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट पे काफी पॉजिटिव था, जैसे वो हमेशा है। ठीक है। तो ये था आपका जो फेड के इवेंट का एक सिनॉप्सिस और एक समरी। अब हम चलते हैं एमएसीडी। आई एम श्योर ये एक ऐसा टेक्निकल टूल है जो सब लोग यूज करते होंगे, एंड मेरे हिसाब से बहुत ही यूजफुल टूल है। पर ये एक ऐसा टूल है जो थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए अच्छा यूज आता है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत बार फॉल्स ब्रेकआउट्स और फॉल्स ब्रेकडाउन भी मिलेंगे आपको। पर अगर आप ये लंबे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको काफी अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। एंड ओवरऑल इसको कैसे ट्रेड करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल है कि इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं लेता है। तो सिंपल डिफरेंस इसमें ये है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो लेटेस्ट डेटा है, तो सपोज 14 दिन का डेटा लेते हो मूविंग एवरेजेस, तो जो एक्सपोनेंशियल में एवरेज में आपका जो लेटेस्ट डेटा है लास्ट 5 दिन का, उसका वेटेज ज्यादा होगा, एंड उसके पहले के डेटा का वेटेज कम होगा। इसलिए लोगों ने ईएमए यूज करना शुरू किया, बिकॉज लोगों को लगा ये स्ट्रैटेजी में थोड़ा और बेटर मूविंग एवरेजेस मिलते हैं, एंड और ट्रेड्स मिलते हैं कंपेयर टू आपका एसएमए जो सिंपल मूविंग एवरेज। तो एमएसीडी के ये इसमें हम ईएमए यूज करते हैं। हम दो ईएमए पीरियड यूज करते हैं, एक है 26 दिन का और एक है 12 दिन का। अभी ये पीरियड एक स्टैंडर्ड है, आप उसको ऑल्टर भी कर सकते हो, आपको कोई भी डिफरेंट मूविंग एवरेज लगता है वो भी ले सकते हो। पर एक स्टैंडर्ड अप्रोच 26-12 होता है, एंड मेरे हिसाब से ये अच्छा चलता है, एंड काफी अच्छे रीडिंग्स भी देता है। ठीक है। तो इसका सिंपल सा फिलोसफी ये है कि अगर आपको बुलिशनेस और बेरिशनेस जानना है मार्केट में, तो एमएसीडी बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है। इसकी फॉर्मूला सिंपल इस तरीके से है कि अगर 26 मूविंग एवरेज का जो लाइन है 26 दिन का, और 12 दिन का लाइन रहेगा। ठीक है। अगर एक लाइन जो 12 दिन का लाइन है, अगर वो क्रॉस करता है ऊपर 26 दिन वाले को, तो एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देता है, एंड तब आपको बाय सिग्नल आएगा। ठीक है। सेम चीज अगर 26 का दिन नीचे से क्रॉस करता है 12 वाले को, तो एक सेल सिग्नल आ जाए। ठीक है। तो बाय और सेल सिग्नल ही देता है ये आरएसआई एडीएक्स जैसा इंडिकेटर है, एक ट्रेंड इंडिकेटर है कि आपको बताता है किस तरीके से ये मूव होने वाला है। ठीक है। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखाता हूँ ये कैसा वर्क होता है। ये बेसिकली एक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बताता है मार्केट में, एंड रिवर्सल्स भी समझाता है। इसमें डाइवर्जेंसेस भी होते हैं प्राइस के साथ, वो भी मैं आपको समझाऊंगा चार्ट के थ्रू। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे
हम एग्जाम्पल ले लेते हैं गोल्ड का, क्योंकि सबको गोल्ड पसंद है एज अ ट्रेड, तो हम गोल्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे RSI और ये बंद कर देता हूँ, तो आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसा चलता है। तो ये मेरा आपका डे चार्ट है, ठीक है, MACD का गोल्ड पे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे गोल्ड का एक बाई कॉल आया था। एक और चीज यहाँ पे हिस्टोग्राम्स में भी दिखाता है MACD जो डेटा है, क्योंकि हिस्टोग्राम्स में आप समझ सकते हो डार्क ग्रीन है मतलब गुड बाय है, एंड लाइट ग्रीन है मतलब थोड़ा सा मोमेंटम कम हो रहा है बाइंग में, डार्क रेड है तो क्लियर सेल है, एंड लाइट रेड हो रहा है तो थोड़ा मोमेंटम वीक हो रहा है, ठीक है। तो ये डार्क ग्रीन इज ऑलवेज अ गुड बाय। तो अगर आप देखोगे लास्ट हम कुछ महीनों का देखते हैं डेटा, तो नवंबर में यहाँ पे नवंबर 4 तारीख को एक क्लियर बाय सिग्नल दिया था गोल्ड में। तो हम देखते हैं नवंबर 4 तारीख को क्या रेट था। तो आप देख रहे हो नवंबर 4 तारीख को 1600 का रेट था। अगर आपने यहाँ बाय किया हो तो आपकी अच्छी खासी प्रॉफिट बन जाती। एंड अगर आप देखोगे उसका सेल सिग्नल कहाँ आया, तो सेल सिग्नल यहाँ जाके आया 2 दिसंबर, ठीक है। तो 2 दिसंबर अगर आप देखोगे करीबन ये लेवल था, तो आपको 1800 के आसपास सेलिंग करवा था MACD। और अगर आप देखो वापस भी जल्दी से बाय हो गया यहाँ पे। अगर आप देखो वापस 5 जनवरी को बाय सिग्नल दिया, और अगर आप देखो 5 जनवरी को क्या प्राइस था आपका, ये प्राइस था यहाँ पे। तो आपको 1850 से फिर आपको 1970 का भी मूव MACD ने दिया था, क्योंकि जल्दी से बाई का सेल भी हो गया, ठीक है। गोल्ड के लिए बहुत एक्यूरेटली चलता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी 13 मार्च के 10 मार्च के आसपास एक बाई कॉल दिया था, एंड 10 मार्च के आसपास प्राइस देखो ये क्या है, 1808। तो ओवरऑल MACD बहुत ही सक्सेसफुल वे है अगर आपको बाई सेल कॉल देना है। अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो ADX जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये दोनों इंडिकेटर मिला के आपको बहुत अच्छा ट्रेंड सिग्नल मिल सकता है। एंड यहाँ पे जो लाइन है, ये इसको हम जीरो लाइन बोलते हैं। इसके ऊपर प्लस है, इसके नीचे माइनस है। तो अगर इसके ऊपर प्लस है तो आप समझ सकते हो बाय है, इसके नीचे आ गया तो सेल है, ठीक है। और ये जितना नीचे जाता है उतना रिवर्सल जल्दी आ सकता है। तो आप समझो अगर आपको सेल करना है, आपको कहीं यहाँ जैसे ही ये लाइन क्रॉस हो जाए सेल कर लो, तो आपको अच्छी मोमेंटम मिलेगी। जैसे ये बाय हो जाए कर लो। अगर आप देखो अभी जस्ट MACD ने पॉजिटिव साइन दिया, तो बाई का सिग्नल 3 मई को जनरेट हो चुका है। अगर आप कल बाई करते हैं तो आप प्रॉफिट में ही होता है। $2000 के आसपास बाई का सिग्नल दिया है, एंड 2000 से ऑलरेडी 2040 आ चुका है। तो ये काफी सक्सेसफुल इंडिकेटर है, बहुत ही अंडररेटेड इंडिकेटर है। लोग जनरली बोलते हैं इसमें फॉल्स मूव्स भी आते हैं, पर अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के हिसाब से रखो, डे चार्ट के हिसाब से रखो, तो आपको अच्छा खासा बाय और सेल कॉल्स मिलेगा जो एक्यूरेट है, ठीक है। हम यूरो USD में देखते हैं कि कैसा MACD चलता है। यूरो USD में आप देख सकते हो यहाँ पे 16 फेब के आसपास, मार्च के आसपास, 3 मार्च के आसपास बाई कॉल था। तो आप देख रहे हैं मार्च को यहाँ पे 1.05 था, तो आपको ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का बाय आपको मिला है MACD के थ्रू। तो ऐसे इंडिकेटर से आपको समझते हैं कि कितना अच्छे से ये इंडिकेटर चलता है। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि 26 और 12 आपका है। अगर आपको चेंज करना है आप वो भी कर सकते हो, बट इंडिकेटर्स आपको काफी अच्छे लगते हैं, काफी आते भी है, काफी बाय और सेल कॉल्स भी मिलते हैं। अब निफ्टी में ही देख लो, अगर आपको निफ्टी का ये है, तो निफ्टी का बाय कॉल यहाँ पे उन्होंने दिया था MACD ने 29 मार्च के आसपास, और आप देखो वहां से ऑलमोस्ट वन साइड मूवमेंट आया। ऑलमोस्ट आप देखोगे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 8% की मूवमेंट दी है, 8 to 9%। तो इतना अच्छा मूवमेंट मिलता है अगर आप सही टाइम पे आइडेंटिफाई करोगे एंड यूज करोगे। एक चीज मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि ये इंडिकेटर आप अकेले में मत यूज करना, ADX और RSI दोनों लगा के यूज करना, क्योंकि आपको बेटर कॉल्स मिलेंगे और बेटर बाय एंड सेल के सिग्नल्स में, ठीक है। तो मुझे आज ये आपको बताना था MACD कैसे चलता है, कैसे आप ये इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, वरना हम फिर वेबिनार एंड करिए। सर हेलो सर। हाँ पवन जी बोलो। हाँ, RSI के और दूसरा कौन सा इंडिकेटर बोला आपने सर? ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है, जिस पे हमने एक बार वेबिनार रखा भी था। तो ये 3 इंडिकेटर्स अगर आप यूज करोगे तो आपको ट्रेंड अच्छा मिल जाएगा।
ओके सर। ठीक है, तो अगर आपको देखना है मैं क्विकली आपको इसमें एडीएक्स डाल के भी दिखा दूंगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो गोल्ड पे भी एडीएक्स का कहना है इट्स अ ट्रेंड इंडिकेटर। तो अगर ये ट्रेंड नीचे जा रहा है, मतलब ये ट्रेंड वीक हो रहा है, प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, ट्रेंड वीक हो रहा है। ये जब ऊपर आ रहा है तो ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि सेकंड, ये आपको यहाँ पे 2 नवंबर को एक बॉटम मिला था जहां से ये ट्रेंड स्ट्रांग हुआ था। तो आप देखो 2 नवंबर से लेके 27 जनवरी गोल्ड प्राइसेस अगर आप देखोगे, वन साइड आपको मिला था, ऑलमोस्ट वन साइड 1600 से लेके ऑलमोस्ट 2000 मिला था। तो ये एडीएक्स का कमाल है। और यहाँ पे भी अगर आप देखो सेम चीज आपको एमएसीडी भी दिखा रहा था कि बाय सिग्नल आ गया है। तो सेम टाइम पे दोनों ट्रेंड चेंज हुआ और आपको एक क्लियर बाय सिग्नल मिल गया था गोल्ड पे नवंबर के टाइम। तो ये आपको हर कुछ महीनों में मिलेगा। मेरे हिसाब से ये एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको एक हमेशा एक लॉन्गर फ्रेमवर्क चाहिए होता है कि एक कोई भी एसेट क्लास पे आप क्या हो, बुलिश हो या बेरिश हो, एक थॉट प्रोसेस आपको चाहिए। एंड वो ये सारे इंडिकेटर्स काफी अच्छे से देते हैं। फिर आपको एवरी वीक टू वीक, डे टू डे जैसे ट्रेड करना है, उसके लिए फिर अलग तरीके से करना पड़ता है। पर एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में ये कोई डायरेक्शन कहाँ है इस इंस्ट्रूमेंट का, ये जानने के लिए इंडिकेटर्स बहुत है। और कोई क्वेश्चंस या कोई चीज? ठीक है, चलेगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन आज वेबिनार आने के लिए। आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने मिले। एंड आई होप आप लोग को फेड का भी काफी अच्छे से आइडिया आ चुका है कि फेड ने कल क्या किया। तो अगले हफ्ते मिलते हैं वापस एक नए टॉपिक के साथ एंड एक नए टेक्निकल एनालिसिस टूल के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द वेबिनार। सी यू नेक्स्ट वीक।